नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। राजनीति के भी अपने रंग होते हैं, उसका अपना मिजाज होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसका सीधा सरोकार आम आदमी से होता है। आम आदमी राजनेताओं और राजनीतिक दलों के हक में जो फैसला देता है, उसके अनुसार सरकारें बनती हैं। 5 राज्यों में आज तेलंगाना में वोटिंग खत्म होने के साथ ही चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई और इसी के साथ एग्जिट पोल भी आ गए। अलग अलग एजेंसियों की तरफ से जो आंकड़े सामने लाए गए, उन सभी का मिला जुला नतीजा यानी कि महा एग्जिट पोल अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में किस किस सरकार बनेगी, एग्जिट पोल क्या कहते हैं, यानी कि जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में तस्वीर क्या उभर रही है। बारी बारी से राज्यों के आंकड़े और उन आंकड़ों के साथ साथ मेरे साथ एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे समझने की कोशिश करें कि यह जो आंकड़े आ रहे हैं, यह जो पूर्वानुमान है, यह पूर्वानुमान अगर नतीजों में बदलता है तो इसके कारण कौन कौन से होंगे। यानी कि चुनाव इस बार जो 5 राज्यों में हुए, जिस तरीके से चुनावी माहौल गरमाया रहा है, लोगों के बीच जो मुद्दे उछाले गए, जो विवाद के मुद्दे रहे और जनता ने अपना मन जिस तरफ बनाया, उसका कारण क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको आंकड़ा देता हूं राजस्थान का। जो तमाम एजेंसियां हैं, उन तमाम एजेंसियों ने जो एग्जिट पोल दिए हैं, उन सब का औसत क्या है, यानी कि महा एग्जिट पोल जो है वो आपके सामने है। राजस्थान का आंकड़ा ये कहता है कि राजस्थान में अगर ये राजस्थान का पूरा आंकड़ा मैं यहाँ से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो अगर पूरा फ्रेम, फुल फ्रेम अगर आंकड़ा आप दे दें तो मैं पढ़ करके आपको बता सकता हूँ कि राजस्थान में बीजेपी के हक में जितनी सीटें हैं उनकी तादाद, मैं खड़ा होकर पढ़ देता हूं ताकि आपको सहूलियत हो जाएगी। एटीजी के मुताबिक बीजेपी को 110 से 128 सीटें आ रही हैं, यानी आने का अनुमान है। कांग्रेस 56 से 72 सीटें, अन्य के हिस्से में कोई सीट नहीं है। एक्सिस माई इंडिया ये कह रहा है कि 87 से 105 सीटें बीजेपी के हिस्से आ सकती हैं और कांग्रेस 127 से 135 सीटें जीतेगी और 8 से 15 अन्य के खाते में सीटें जा सकती है। सीएनएक्स कह रहा है कि 111 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं। यह आंकड़ा राजस्थान का है। 200 सीटों की विधानसभा 199 पे चुनाव हुए हैं, इसलिए जिस भी दल के पास 100 सीटें होंगी वह दल सरकार बना सकता है। और पोल स्टैट का आंकड़ा है, वो ये कहता है कि राजस्थान में 100 से 110 सीटें बीजेपी के हिस्से में आ सकती हैं और 90 से 100 कांग्रेस। यानी कि कुछ आंकड़े आप देख रहे हैं जिसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही राजस्थान में, और कुछ पूर्वानुमान कहते हैं कि कांग्रेस वहां सरकार बना सकती है, जैसे एक्सिस माई इंडिया और सीएनएक्स। एक बीजेपी के हक में, एक कांग्रेस के हक में। यह जो आंकड़ा आपके सामने है, इस आंकड़े को समझने के लिए मेरे साथ मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी हैं, मेरे कंसल्टिंग एडिटर अरविंद मोहन जी हैं, पत्रकार राहुल हैं, रास बिहारी जी हैं और मयंक है मेरे साथ। मयंक एग्जिट पोल करते रहे हैं, इसलिए इनको इस बात की बहुत जानकारी है कि एग्जिट पोल होते कैसे हैं, डेटा कैसे गैदर किया जाता है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, फाइनल डेटा कैसे लाया जाता है, वगैरह वगैरह। आलोक जी, मेरा पहला सवाल है, अगर ओवरऑल आप देखते हैं तो राजस्थान एक टफ स्टेट है और कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है कहना बड़ा मुश्किल है, जबकि हवा ये थी कि बीजेपी के हक में आराम से सरकार बन जाएगी। लगता ये है कि अशोक गहलोत ने जो अपनी योजनाओं का पिटारा खोला, उसका असर हुआ है। राणा जी, आपने ठीक कहा। और हम लोग पहले भी जो चर्चा करते रहे, ये लोग ये मान के चल रहे थे कि एक बार ये सरकार आती है, दूसरी बार, मैं शुरू से कह रहा था कि ये इतना आसान नहीं है। ये भाजपा ने कोशिश तो की है, पूरी ताकत लगाई है, इसलिए कांटे का मुकाबला तो आज भी हमको मानना होगा। एग्जिट पोल ये सही है कि आज हम भविष्यवाणी करें कि ये सही होगा, क्योंकि आखिरी में किसने वोट डलवा पाया, संगठन। राणा जी, पहले भी ये ध्यान दीजिए कि वसुंधरा राजे को पिछले चुनाव में 2018 का आपको बता सकता हूँ मैं, कई उस समय राजस्थान गया भी था तब भी, और तब आरएसएस ने थोड़ा सा हाथ खींचा हुआ था, जो वर्कर जो है उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। इस बार कुछ समय के बाद में जब लगा कि नई पार्टी को लाना है, तो बीजेपी का, आरएसएस का वर्कर जो एक्टिव हुआ है,
ये जो स्थिति आप देख रहे हैं कांटे की इसीलिए है। हाँ, अशोक गहलोत के खिलाफ जो एक होता है ना कि अरे भाई इसको तो हटाना है, ये निगेटिव मुख्यमंत्री को लेके नहीं था, लेकिन पार्टी में जिस तरह की प्रतिद्वंदिता रही, सचिन पायलट को जिस तरह से बार बार धोखा ही हाईकमांड ने दिया, कहा 3 महीने बाद कहते थे बनाएंगे। हमारी आपके खुद भी अपने चैनल में भी उनसे बात की गई थी, आपको याद होगा। तो उनको विश्वास था कि मुझे अगली बार कुछ मौका मिलने वाला है, मतलब पिछले साल भर के अंदर, और उनको जो धोखा मिला इससे भी लोगों में निराशा आई। उसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, जो एग्जिट पोल ऐसे दिखा रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल में कितना बड़ा सैंपल है आप हम जानते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई इतना। लेकिन आलोक जी, जो ओवरऑल दिख रहा है आप देखेंगे तो कांटे का मुकाबला है। बीजेपी 80 से 90 सीटें और कांग्रेस 94 से 104 सीटें, यानी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के बनने के आसार ज़्यादा हैं बीजेपी के मुकाबले। यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, सत्ता विरोधी जो माहौल होता है, वो अशोक गहलोत ने बहुत हद तक कम किया, ख़त्म किया और अपने हक में आबो हवा तैयार की। जी, ये बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि अशोक गहलोत ने अपने बल पर लड़ा, उनके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। आज भी उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये भी एक अभी भी सवाल है। उनको कोई राष्ट्रीय एक इशू है। लेकिन अरविंद जी, यह जो आंकड़ा आपको दिख रहा है, चूंकि कई एजेंसीज हैं, कई एजेंसीज का जो ओवरऑल डेटा आपके सामने औसत है, वो औसत आपके सामने दिख रहा है। कारण राजस्थान को लेकर क्या मानते हैं आप? मुझे लगता है कि बीजेपी को अति आत्मविश्वास में आ गई और उसने पूरी फौज उतारी है अपनी, जरूर प्रधानमंत्री खुद उतरे हैं। इसके बावजूद अशोक गहलोत तैयार थे शायद इस स्थिति के लिए। तो संगठन की ताकत बीजेपी की कितनी है ये अशोक गहलोत अच्छी तरह जानते थे, वो कहाँ अटैक करेंगे ये भी वो अच्छी तरह से जानते थे। और उन्होंने अपनी योजनाएं एक तरह से समय पर शुरू की, कई जिन योजनाओं का लाभ लगता है कि उनको मिला है। जी, बीजेपी अपने आत्मविश्वास में मैं मानता हूं अभी भी कि अभी रिजल्ट ये नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर लड़ाई क्लोज हो गई है, क्योंकि क्लोज नहीं थी, हवा एकदम बीजेपी के पक्ष में थी और जो रिवाज वहाँ है हर बार बदलने का, वो इस बार भी होता दिखाई दे रहा था। तो ये जो अगर स्थिति बनी है तो ये बीजेपी के अति आत्मविश्वास की वजह से है। और उसका एक हिसाब ये भी है कि उन्होंने वसुंधरा को आगे नहीं किया। बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, जिन नेताओं को उसने भेजा है राजस्थान में, उनमें से किसी को भी वो आगे कर सकते थे। मैं तो कहता हूँ गजेंद्र सिंह को करते, दिया कुमारी को करते, जी, किसी को भी आगे करते। मैं एक बार अनुजा कपूर के पास आना चाहता हूँ, बीजेपी का प्रवक्ता हैं। अनुजा, बहुत हद तक चुनावों से पहले एक राय थी कि कांग्रेस अगर कोई सरकार गंवा रही है या कोई राज्य गंवा रही है तो राजस्थान है, और बीजेपी दावे के साथ जो राज्य जीत रही है वो राजस्थान है। लेकिन राजस्थान में आज जो एग्जिट पोल हैं वो आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार के बनने के आसार ज़्यादा हैं, बीजेपी के कम। कारण? नमस्कार राणा जी। जी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जिट पोल है, ये आपका रिजल्ट नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये हमारा है। कमल खिलेगा यहाँ पर। क्यों खिलेगा? क्योंकि मोदी एक ऐसे प्रधान सेवक हैं जो हर कोई। अनुजा, दावेदारियां तो बहुत होती हैं, अब आंकड़े तो मेरे सामने स्क्रीन पे है ना। छत्तीसगढ़ में आप कांग्रेस के मुकाबले बहुत पीछे हैं। पोल है राणा जी, वो एग्जिट पोल है। मध्य प्रदेश आपके पास आता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं, नहीं, जो पन्ना प्रमुख से बात करते हैं, हम वो लोग हैं जो पंच परमेश्वर बनाते हैं। एग्जिट पोल बहुत जगहों पे लोगों का बहुत कुछ आया और गया, ये तो आंकड़े बताएंगे बाद में। 3 तारीख को कौन सफा चट है, किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है। अजीत मंडोला जी हमारे हैं, राजस्थान पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, बड़े पत्रकार हैं। अजीत जी, ये जो भी एग्जिट पोल है राजस्थान को लेकर के, इससे आपकी सहमति है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है? अनुजा जो कह रही थी वो भी आप सुन रहे थे, अगर उस बारे में भी आपकी कोई टिप्पणी हो तो दीजिए। राणा जी, मैं जो एग्जिट पोल आ रहे हैं मैं उससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। वो अलग बात है कि 3 तारीख को क्या होगा, 2-4 सीटें बीजेपी क्या पता आखिर में ज़्यादा ले जाए या कम रह जाए, लेकिन लगभग ये बराबरी का मुकाबला है राजस्थान में अभी तक, आज के दिन तक बिल्कुल लगातार। और बड़ी हैरानी की बात है, मैं कई चीज़ें सुनता हूँ। सचिन पायलट एक बहुत बड़ा इशू रहा है 2018 के चुनाव से लेकर आज तक,
और मीडिया भी एक बड़ी भूमिका निभाता रहा सचिन पायलट को लेकर कि सचिन पायलट। देखो सचिन पायलट एक अच्छे नेता है, नो डाउट, समझदार नेता हैं, खूब मेहनत उन्होंने करी। लेकिन मैं आज भी दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 2018 के चुनाव में केवल 2 लोगों की लहर थी, एक नरेंद्र मोदी की लहर थी और एक अशोक गहलोत की लहर थी। अब आप कहेंगे साहब नरेंद्र मोदी की बात क्यों कर रहे हैं आप? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं उस समय राजस्थान की तमाम सीटों पर घूमा हूं। मेरा सवाल, पहला सवाल तो मुख्यमंत्री को लेके होता था, तो नंबर 1 पे अशोक गहलोत होते थे। फिर दूसरा सवाल मेरा यह होता था कि अगर अशोक गहलोत को कांग्रेस प्रधानमंत्री का चेहरा बना देती है तो क्या आप वोट करेंगे कांग्रेस को? तो उनका सीधा सपाट ना जवाब होता था। वो कहते थे हम केवल मोदी और कमल को जानते हैं लोकसभा चुनाव के लिए। इसलिए उस समय भी चुनाव को लेकर जो आंकलन थे, बेहतर बात, गड़बड़ एक थे। संकेत है कि मतदाता जो है वो राज्य के स्तर पर अपना निर्णय अलग रख रहा है और केंद्र के स्तर पर अपना फैसला अलग रख रहा है। रास बिहारी जी, पहले बिल्कुल। अब मैं इस चुनाव के एक और थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। हाँ बोलिए अजीज बोलिए। इस समय भी यही हुआ है। हाँ, इस समय भी देखिए क्या हुआ कि जो लोकल मुद्दे बीजेपी ने नहीं उठा पाई, ढंग से जो योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की थी उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाई और तमाम ऐसे मुद्दे ढूंढे। देखिए लाल डायरी की बड़ी चर्चा मैं सुन रहा हूं कि लाल डायरी एक बहुत बड़ा विस्फोटक हुआ है। लाल डायरी को आए हुए 6-8 महीने हो गए हैं। जो गुंडा मंत्री थे वो एक आध पन्ना रिलीज करते हैं, उसको बीजेपी के खिलाफ करप्शन को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के और उसके बाद बाकी जो दूसरे मसले रहे हैं, विकास वगैरह, बीजेपी ने जितना भी शोर मचाया है उसका असर उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। ये एग्जिट पोल हैं, मैं फिर भी कहता हूँ अपने दर्शकों से कि ये एग्जिट पोल हैं, ये अनुमान हैं, अनुमान के आंकड़े आपके सामने हैं और हमारी चर्चा अनुमान के इन आंकड़ों के आधार पर ही चल रही है। राहुल, राजस्थान, मैं एक बार अपने दर्शकों को बोल दूं कि राजस्थान, आपको ऊपर जो आंकड़ा दिख रहा है मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में तमाम एजेंसीज ने जो डेटा दिया है उसका जो एवरेज है वो आपके सामने है और वहाँ बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। 118 से 130 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को आ सकती हैं। 230 सीटों की विधानसभा है, यानी कि 116 सीटें जिस भी पार्टी के पास हैं उस पार्टी की सरकार वहाँ बन सकती है। तो मध्य प्रदेश में अनुमान है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में, नीचे आप देख रहे हैं आंकड़ा छत्तीसगढ़ का, जहां 90 सीटें हैं, यानी कि 40 सीटें जिसकी पार्टी के पास आ जाएगी सरकार उसकी बनेगी। अभी वहां कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार है, 40 से 50 सीटें आने का अनुमान है और बीजेपी को 35 से 45, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कम से कम 10 सीटों का अंतर आपको दिख रहा है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि वहाँ सरकार जो कांग्रेस की है वो बनी रह सकती है। तेलंगाना एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है और तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस वहाँ इस बार सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है। 63 से 79 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं तेलंगाना में, जबकि वहाँ जो सरकार है चंद्रशेखर राव की वो वहाँ से निकल सकती है, उसका रास्ता बाहर। तो बीआरएस को 31 से 47 सीटें और कांग्रेस को 63 से 78 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बीजेपी के हिस्से में 2 से 4 सीटें तेलंगाना में आती हुई बताई जा रही हैं। ये स्थिति है। रास बिहारी जी, मैं छत्तीसगढ़ का सवाल लेता हूँ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने ऐसा क्या किया और बीजेपी ने ऐसा क्या नहीं किया कि भूपेश बघेल की सरकार के बने रहने के आसार दिख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दे बता रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जितनी सीटें बीजेपी की आई हैं उससे दुगनी हो रही हैं, तो इसका मतलब बीजेपी ने वहाँ अच्छा काम किया है। ये अलग बात है कि सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ एग्जिट पोल जो सरकार, बीजेपी को सरकार बनाने की तरफ दिखा रहे हैं। देखिए, अगर हम पिछले 2 एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो कोई भी एग्जिट पोल एकदम सटीक साबित नहीं हुआ। ये जरूर है कि पिछली बार उन्होंने कांग्रेस को बढ़त दिखाई थी, लेकिन इस बार भी कई एग्जिट पोल हैं जो बीजेपी को भी बढ़त दिखा रहे हैं और साथ में कांग्रेस को भी बढ़त दिखा रहे हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में जो पिछले 2 एग्जिट पोल हैं, 2013 के एग्जिट पोल में जितने भी एग्जिट पोल हुए उन सब में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी दिखाया। लेकिन एक सवाल मेरा है राहुल आपसे, अगर राजस्थान, अभी मैं छत्तीसगढ़ राजस्थान इन 2 राज्यों पर चर्चा कर रहा हूं क्योंकि 8:30 में हम जब आएंगे तो मध्य प्रदेश और तेलंगाना की बात करेंगे।
राजस्थान में बीजेपी ने अपने सारे बड़े नेता उतारे, जैसे मध्य प्रदेश में उतारे। अगर इन बड़े चेहरों के चलते आंकड़े में इजाफा हो रहा है, मध्य प्रदेश में जैसा दिख रहा है, तो राजस्थान में वैसा क्यों नहीं? और वसुंधरा के चलते क्या बीजेपी को राजस्थान में नुकसान हुआ? देखिए राणा सर, मैं राजस्थान में 25 नवंबर तक मैंने पूरी बड़ी सघन यात्रा की है और उसके आधार पे जो मेरा आकलन है, चूंकि आपके सवाल के उत्तर से उसी से जुड़ा हुआ ही होगा, मैं मानता हूं कि आंकड़े काफ़ी हद तक जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं कि कांटे की टक्कर, इससे मैं सहमत हूं। मेरा मानना है कि वो त्रिशंकु विधानसभा की तरफ अग्रसर हो रहा है, जिसमें कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में होगी। क्योंकि देखिए वहाँ पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था, उल्टे उनके लिए लोकप्रियता की स्थिति देखी है हमने। यहाँ तक कि उनके जो धुर विरोधी भी लोग थे वो भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री काफी अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम लोग सत्ता बदल देते हैं 5 साल बाद, इसलिए इस बार हम लोग बीजेपी को वोट दे देंगे। यानी जो बीजेपी के समर्थक थे वो भी ये चीज कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि 2021 में ही चिरंजीवी योजना उन्होंने शुरू कर दी थी। जनरली ये होता है कि चुनावी वर्ष में आप योजनाओं को शुरू करते हैं, तो जनता को एक विश्वास हुआ। 2022 में उन्होंने ओपीएस लागू कर दिया, केंद्र सरकार के तमाम उसमें असहयोग के बावजूद भी हुआ। और हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान में 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। अगर प्रत्येक के 5 परिवार को भी जोड़ दें तो कम से कम सीधे 40 लाख के आसपास हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी स्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो चीज़ों को लेके गई वहाँ पे, वो उन्होंने देखिए उदयपुर के मामले को बार बार, कन्हैया लाल के मामले को उठाया। मैं बार बार आपके कार्यक्रम में कह रहा था कि ये मामलों को खुद उदयपुर शहर में इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उदयपुर के शहर के भीतर जो है कि वहाँ पे जो उदयपुर संभाग है, वहाँ पे एक तरह से कांग्रेस काफी मजबूती के साथ खड़ी है। तो आपको, अब जनता ने यह तय कर दिया है कि आपको मूलभूत मुद्दों को लेके आइए। और हमें लग रहा है कि जो इन्होंने वसुंधरा राजे को जो तैयार करने में उनको काफी देर से, एक तरह से उनके पोस्टर वगैरह भी लगे। अगर आपको याद होगा कि राजस्थान में कैंपेन कमेटी में 45 मेंबरों की पूरी कैंपेन कमेटी बनाई गई थी बहुत पहले, उसमें भी वसुंधरा दूर रही, फर्स्ट लिस्ट तक वो दूर रही, सेकेंड लिस्ट में नाम आया। तो वहां पे जो स्थिति देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े बड़े लोग हैं बागी, वो भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा के समर्थक ग्रुप के वसुंधरा ने 60 रैलियां की हैं अपनी पार्टी के लिए। और अभी मैं कहीं एक सर्वे देख रहा था, उसमें जो लोकप्रिय नेता हैं मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसको देखना चाहते हैं, तो 32% लोग अशोक गहलोत को, और बाबा बालकनाथ योगी जो हैं उनको 10% और 9% लोग पसंद कर रहे थे वसुंधरा को। तो बीजेपी आला कमान ने वसुंधरा को कमान ना दे करके या उनके चेहरे को आगे ना करके, मुझे लगता है कि काम बेहतर ही किया, फैसला सही किया है। अरविंद जी, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? चेहरा पिट गया है और ताकत उनकी संगठन में होगी, लेकिन उनको लाने से दूसरी भी समस्या ये थी कि संघ का सपोर्ट उनके नाम पे नहीं होने, संघ के वर्कर जो हैं वो उनके नाम पे निकलते नहीं हैं। तो ये बीजेपी की मुश्किल थी, लेकिन बीजेपी को इस मुश्किल को सुलझा लेना था चुनाव के पहले। चुनाव में उसको लंबा खींचते जाना और फिर इतनी फौज उतार लेना, फिर उन फौज को लेके जो लोकल रिएक्शन हुआ सब जगह, उन सब ने बीजेपी की हवा बिगाड़ी। सारे नेता मैं मानता हूं कि जो गए हैं उसमें 4-5 तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, जिसमें से किसी को भी आगे किया जाता। और जिस तरह में बीजेपी अभी हालत में है, उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिसका भी नाम आगे कर देते, उसके नाम पे कोई विरोध नहीं होता। कांग्रेस के सांसद राकेश शेट्टी जी, राकेश जी, कुछ बेहतर, आप प्रवक्ता हैं और कुछ चीज़ें आपके हक में हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए कुल मिलाकर खबर बड़ी है। तेलंगाना में आपकी सरकार के आने के आसार हैं, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार के बने रहने का अनुमान है, मध्य प्रदेश में बाजी आपके हाथ से निकलती हुई दिख रही है, लेकिन राजस्थान में आप फिर से मुकाबले में हैं, बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत की अगर इस बार बराबरी की टक्कर में है और सरकार में फिर से बने रहने, यानी कि रिवाज तोड़ने की जो उम्मीद है, तो इसको किस कारण से आप मानते हैं? देखिए, अभी वोटिंग खत्म हो चुकी है और हम सब रिजल्ट का प्रतीक्षा कर रहे हैं और 3 तारीख को रिजल्ट साफ हमारे सामने आ जाए। मगर जो सर्वे अगर ये बता रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता ने और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत ने बहुत ही बढ़िया कैंपेन और बहुत ही बढ़िया काम किया है। और जैसे हम जानते हैं कि राजस्थान एक पेंडुलम स्टेट है, हर बार वहां पे सरकारें फ्लिप किया जाता है। और आप अगर देखोगे तो केरल भी ऐसे ही पेंडुलम स्टेट है, हर बार वहां पे भी सीपीआईएम या कांग्रेस की सरकारें आती जाती रहती है। मगर आपने देखा होगा कि कोविड में केरल सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया, इसलिए केरल की जनता ने वहां पे पहली बार सरकार को रिपीट किया
सेम रिजल्ट मुझे लगता है राजस्थान में भी होगा। राजस्थान में आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने खुद राजस्थान सरकार को शाबाशी दी थी कोविड में काम करने के कारण, और मुझे ऐसा लगता है उसी का आशीर्वाद राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को देगी, अशोक गहलोत जी को देगी। और लेकिन वहां पे कोविड तो बहुत पीछे छूट गया है। कोविड में तो बहुत सारी जिला सरकारों ने काम किया और केंद्र सरकार ने लगातार उस पर बहुत मजबूती से काम किया। इस बार अशोक गहलोत की सरकार में, अनुजा चूंकि आप भी हैं और राकेश जी भी हैं, आप दोनों दो दलों से हैं और ये दोनों दल जो है तमाम राज्यों में एक दूसरे के आमने सामने हैं, खास करके 3 जो बड़े राज्य हैं उसमें तो आप हैं ही। बीजेपी ने अपने चेहरे को राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आगे नहीं रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री के जरिए कैंपेन किया है। इस लड़ाई को बीजेपी क्या प्रधानमंत्री वर्सेस वहाँ का लोकल चेहरा देख रही है, या फिर बीजेपी वहाँ के स्थानीय जो चेहरे थे उनकी कमजोरी और उससे होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री को आगे रखा? मुझे लगता है ये सवाल ही गलत है। वर्सेस होना चाहिए डेवलपमेंट वर्सेस नॉन डेवलपमेंट। जहां पर राजस्थान की बात सामने आती है तो माननीय मोदी जी ने राजस्थान में बहुत काम करे हैं, तो को ये भी देखेंगे कि जनता देखती है ना बाकी जगहों पर जहां पर भाजपा की सरकार है डबल इंजन की, कि कितना आप यूपी आप समझ लीजिए 1 ट्रिलियन पे आके खड़ा होने वाला है। अगर आज हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन पे खड़ी है या 5th नंबर पे खड़ी है, 10 ट्रिलियन पे सॉरी, पर 5th नंबर पे खड़ी है, तो आप ये मुझे ये बात बताइए कि क्या ये देखने वाली बात नहीं है कि वो ट्रिलियन पे कैसे आई? क्योंकि अगर स्टेट्स जो है वहां पर काम किस तरीके से हो रहा था, आज अगर सेंटर ने हेल्प नहीं करता तो सेंटर ने राजस्थान में कितनी हेल्प करी है, कितनी जगहों पे राजस्थान उसका फायदा में आपको अभी इन 10 उसका फायदा आपको 10 मिलना साल में, चाहिए। राणा मैं जी, ये एक कह रहा हूं मिनट, कि राणा जी, ये एक एक यूनियन 10 साल में 2 लाख करोड़ अनुजा, हम राजस्थान में यूनियन 10 स्टेट्स साल हैं ना, में दे दिए हैं। हम संघीय व्यवस्था में रहते हैं तो केंद्र के अधिकार हैं और केंद्र की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, राज्यों के पास अधिकार हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी हैं। जनता जब वोट करने जाती है तो वो देखती है अशोक गहलोत किस वजह से सामने आएंगे, आप मुझे बताइए राणा जी। आप मुझे बताइए क्या किया है अशोक गहलोत जी ने, आप ये बात बताइए। आज ओपीएस की बात करने लगे, कौन मुझे यहाँ पर बैठ के बताएगा कि पूरे आंकड़े कितने हैं? क्या कोई छाती ठोक के बता सकता है कि ओपीएस के कितने आंकड़े हैं? क्या पूरा बता सकता है मुझे कितना उनके पास पूरा है क्या स्कैन, कितने लोगों के नाम के साथ? सर बोलना आसान होता है, ये सिर्फ कह देना। रास बिहारी जी कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सिलेंडर 500 रुपए कर दिया तो आप 450 रुपए के लिए चली गई। नहीं देखिए, अगर सरकार ने काम नहीं किया होता अनुजा जी, अगर देखिए दोनों हाथ में लड्डू नहीं हो सकते। मेरा सवाल ये है कि पेट्रोल कहाँ पर है? 109 रुपए पर सर, 12 रुपए आप मध्य प्रदेश के आपकी सरकार मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का भी रेट देख लीजिए डीजल पेट्रोल के। आप अगर राजस्थान वही मैं कह रहा हूँ कि आप मध्य से प्रदेश में आ रही हैं। आप बताइए डीजल पेट्रोल की आप बात क्या कर रहे हैं? मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि आप तो वैट कम कर सकते हैं ना। यूपी की आप देखिए, आप बात कीजिए बाकी जगहों पर कहां पर है डीजल पेट्रोल की बात आप कर रहे हैं? आप राजस्थान के अंदर 12-13 के ऊपर खड़े ना, वैट आप हटाते हैं, आप बात करते हैं आपने कितना डेवलपमेंट किया, कितने हाईवेज आपने वहां पर देखे, कहां है पैसा? लाल डायरी में तो उनके बेटे वैभव खुद कहते हैं कि मेरे पापा की सरकार नहीं आने वाली है। आज हम उस पे नहीं जा रहे हैं। आज हम इस बात पे जा रहे हैं कि जनता ने जो अपना मत दिया है उसका एक आंकड़ा हमारे सामने है। वो आंकड़ा क्यों है हम जानना चाहते हैं। मध्य प्रदेश, अनुजा आप मेरी बात सुनिए, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार ने कुछ किया होगा, आपकी पार्टी ने कुछ किया होगा, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार के बने रहने का अनुमान है। राजस्थान में अगर, हाँ अजीत जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं अनुजा जी से पूछ रहा हूँ, यही जो आप सवाल करने जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कहती है हम विकास के नाम पर, योजनाओं के नाम पर वापस आ रहे हैं, लेकिन वहीं राजस्थान में वो कहती हैं, जबकि मध्य प्रदेश का तेल का भाव वही है जो राजस्थान का है, और राजस्थान में भी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं घोषणाएं करी हैं, वही शिवराज सिंह चौहान जी ने करी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि दो मापदंड क्यों? अगर आप योजनाओं के दम पे मध्य प्रदेश में वापसी कर रहे हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं कांग्रेस वापसी कर सकती? हालांकि 3 को पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये एकदम से आप केवल लाल डायरी और जो उदयपुर का हत्याकांड है वो इस पे उलझा दे रहे हैं। डेवलपमेंट की बात कहीं ना कहीं गौण हो जा रही है। तो मेरा, ठीक है आप जो कह रही हैं कि आप मध्य प्रदेश बगल का ही प्रदेश है राजस्थान का,
तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की बहुत आप है तुलना सर, करिए। कांग्रेस के स्कैम दोनों बहुत है। सरकारों ने कांग्रेस के मैं स्कैम आता बहुत हूं, है। सरकारों ने चूंकि अब योजनाओं पे वक्त चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश को चर्चा लाडली करने का है, योजना- लेकिन मयंक, मेरा सवाल आपसे है, अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन दो राज्यों के आंकड़े आपके सामने हैं, तो सभी राज्यों के आंकड़े आपके सामने, लेकिन राजस्थान को खास करके, क्योंकि राजस्थान पर आपकी पकड़ अच्छी है, आप गए भी हैं वहाँ, आप घूमे भी हैं, लोगों को जाना भी है। राजस्थान का जो एग्जिट पोल है ओवरऑल, इससे आपकी सहमति है, और है तो क्यों? जी, मैं थोड़ा सा समय लूँगा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में 3 जो फैक्टर्स है, मैं पहले आपको बता दूं कि हम लोग पहले फैक्टर्स पे बात करते हैं, फिर डेटा पे बात करते हैं। अगर डेटा अगर हम लोग देखें तो पिछले 3 इलेक्शन से अगर हम लोग सेफ सीट देखें, जहाँ पे बहुत ही सेफ सीट जो कांग्रेस के पास रहा है पिछले 3 इलेक्शन में, वो 5 सीट रहा है। वेर इन बीजेपी के पक्ष में वो हमेशा से जो पिछले 3 इलेक्शन से जो वो जीतती आई है वो 28 सीट रहा है। तो डेटा जो है वो कुछ और बता रहा है। और अगर हम लोग रिलेटिवली सेफ सीट पे जाएं तो बीजेपी के पास पिछले 3 इलेक्शन में से 2 इलेक्शन जो उन्होंने जीता है वो 77 सीट पे जीता है, जबकि कांग्रेस ने वो 60 सीट पे जीता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि बीजेपी स्टार्ट कर रही है, जो इनका मार्किंग पॉइंट है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वो 95 के तकरीबन है, और वही कांग्रेस का समवेयर अराउंड 65 के अराउंड है। तो डेटा तो ये कह रही है। दूसरी बात जो एक बहुत हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी, कि मुझे लगता है कि पर्सनली गहलोत जी ने अपने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया राजस्थान में, क्योंकि उन्होंने अपने इनकम्बेंट एमएलए को वापस से उनको टिकट दिलाया है। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि लेस देन 20% सीट्स एमएलए को टिकट जो है डिनाई हुआ था, मैक्सिमम को मिला है सीट। तो इससे क्या हुआ है कि ये जो हम लोगों के पास डेटा है उसमें तकरीबन पिछले 4 इलेक्शन से ये समझ में आता है कि 38% वैसे विधायक जो वापस से चुन के आते हैं वही जीतते हैं, जो बाकी जो शेष बचे वो हार जाते हैं। यहाँ पे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जो है वो 25% का है। जो उनके इनकम्बेंट एमएलए जो वापस से कॉन्टेस्ट करते हैं, वापस से इलेक्शन में जब वो लड़ते हैं, तो 25% ही कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो वापस से आते हैं, जबकि यहाँ पे लेकिन रिलेटिवली ये आंकड़ा मयंक, अगर राजस्थान वैसा स्टेट है जहां हर 5 साल बाद एक सरकार बदल जाती है, तो ये डेटा तो हर बार बदल जाएगा। ये पिछले 4 इलेक्शंस का मैं पिछली डेटा बार दे के रहा हूं मुकाबले इस बार देखेंगे आप, तो फिर जो सरकार में नहीं था वो उसके जीतने वालों की तादाद बढ़ जाएगी, जो सरकार में होगा उसके जो इस बार हार जाएगा उसकी तादाद कम हो जाएगी। जहां भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट बदलती रहती है और हर 5 साल बदलती है, तो फिर ये डेटा मुझे लगता है कि इसको फिर जनरल डेटा के तौर पर नहीं रह फैक्टर्स पे सकते अगर हैं। आए तो फिर अगर कास्ट एनालिसिस पे अगर हम लोग आते हैं तो गुज्जर वोट बैंक जो है आज के डेट में हम लोगों को ग्राउंड पे दिख रहा है कि वो बीजेपी के साथ है। राजपूत वोट बैंक जो है, जो पिछले इलेक्शंस में जसवंत सिंह के फैक्टर्स के कारण और आनंद पाल फैक्टर के कारण जो कुछ बिफर से गए थे, वो वापस से राजपूत वोटर्स बीजेपी के साथ हैं। गुज्जर कहीं ना कहीं अभी बीजेपी के साथ है। जाट जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ है। तो फैक्टर्स और स्टैटिक्स जो है कुछ हम लोगों को बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। बहरहाल जो और फिर नहीं, हम लोग लेकिन अगर बीजेपी के पास ये सारी जातियां हैं, तो कांग्रेस के हिस्से में कौन सी जातियां हैं? कांग्रेस के हिस्से में जैसे माली जो जहाँ से गहलोत साहब आते हैं वो उनके पास है। मीना का हमेशा देखा गया जो गुज्जर के अगेंस्ट में रही। अगर गुज्जर बीजेपी के साथ है तो फिर जो मीना हैं वो ऑब्वियसली उनके अगेंस्ट में रहते हैं। फिर दलित एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम लोगों को ग्राउंड पे दिख रहा है कि वो कांग्रेस के साथ है। तो ये 3 ऐसे जो कास्ट एनालिसिस हैं जो हम लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एज बीजेपी को है। अच्छा मयंक जी, पिछले चुनाव में तो गुज्जर भी कांग्रेस के साथ थे और मीना भी कांग्रेस के साथ थे। तो देखिए चीज़ों में परिस्थिति के अनुसार कई चीज़ें बदलती है। एक चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे, जैसे जाट को लेके आपने कहा कि जाट वोटों को लेके, लेकिन गोविंद डोटासरा के ऊपर जब ईडी के छापे हुए, जब छापे पड़े उनके ऊपर, तो क्या सिंपैथी फैक्टर उस पूरे कम्युनिटी में नहीं आया? नहीं लगा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? और उसके बाद जो मैंने राजस्थान में स्थितियां देखी कि जाट वोट जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी से टूटते हुए फिर से कांग्रेस की तरफ आते हुए भी दिखा। और गुज्जर वोटों में भी बंटवारे की स्थिति देखी। ये बात से मैं सहमत हूं आपकी कि पिछले बार गुज्जर वोट पूरी तरह से 100% कांग्रेस के साथ था, लेकिन इस बार गुज्जर वोट जो है, जहां पे उनको लग रहा है कि जिन एमएलएस के साथ सचिन पायलट के संबंध बिल्कुल बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे वो गुज्जर वोट कांग्रेस के साथ है। और जहां पे ये परसेप्शन है कि सचिन पायलट थोड़ा उनसे नाराज है, वहां पे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं।
यानी कि सचिन पायलट के पार्टी के भीतर अनुशासित तरीके से रहने का फायदा कांग्रेस को मिला है गुजर वोट के लिहाज से? बिल्कुल, हमें ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे वो चूंकि जिस तरह से आखिरी क्षणों में उनको मनाया गया है, पार्टी एकजुट होने का जिस तरह से लड़ी है, तो वहाँ पे नहीं तो गुज्जर वोट पूरा का पूरा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में सीधे सीधे स्वीप करता, तो वो सीधे सीधे 100% वाले स्वीप वाली जो स्थितियां हो रही थी वो बटी बटी है। ठीक है राहुल, अब बातें अब मध्य प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है और मध्य प्रदेश में जो ओवरऑल आंकड़ा आ रहा है तमाम एजेंसीज, अच्छा तो मैं मध्य प्रदेश का आंकड़ा ले जाने से पहले मैं प्रताप सिंह खाचरियावास साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो एग्जिट पोल है प्रताप सिंह जी, आपको तो बेहतर लग रहा होगा, नींद आएगी अच्छी, चैन भी पड़ेगा। नहीं, एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही। ये जो सर्वे रिपोर्ट्स आई है अलग अलग एजेंसियों ने जो किया है, उस सर्वे ने बीजेपी की तो पोल खोल दी। बीजेपी तो कह रही थी हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर आ रहे हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ नहीं रही बीजेपी की। तो बीजेपी की जब एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आ रही तो कांग्रेस भी सरकार बना सकती है, बीजेपी भी बना सकती है। तो आप ये मानकर चलना कांग्रेस की पोजीशन वीक नहीं है, कांग्रेस का काम होता नहीं, है। मैं कांग्रेस इसलिए का डेटा में आपको एक बार बता देता हूं। ओवरऑल कन्वर्ट हुआ है और वोट में कन्वर्ट हुआ तो सरकार हमारी बनेगी। जी, ओवरऑल जितनी एजेंसीज रही हैं तमाम एजेंसीज ने अलग अलग डेटा दिए हैं, उनका एक औसत है। औसत ये कह रहा है कि राजस्थान में बीजेपी के हिस्से में 80 से 90 सीटें आ सकती हैं और कांग्रेस के पास 94 से 104 सीटें, यानी कि आपकी सरकार के बनने के आसार ज़्यादा। अब आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने अपने बहुत सारे सांसदों को उतारा, बहुत पायदार नेताओं को उतारा, प्रधानमंत्री लगातार वहाँ कैंपेन करते रहे, एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो वहाँ सरकार में ऑलरेडी है, ऐसा आपने क्या किया है कि आपके हक में इस तरीके से सीटें आती हुई दिख रही हैं? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, ओपीएस स्कीम जो लगाई गई, कर्मचारियों को 7 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा मिल रहा है। जब ओपीएस का फायदा 7 लाख कर्मचारियों को मिल रहा है तो उनके परिवारों के 28 लाख वोट है। ये तो एक स्कीम है। और निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए हम तो ओपीएस को जारी नहीं रखेंगे। तो आप ओपीएस को जारी नहीं रखेंगे तो क्या कर्मचारी वापस अपना पैसा लौटाएगा? लोगों को रिलीफ चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए, महंगाई से लड़ रहे हैं। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जबरदस्त है और इन तीनों मुद्दों पर काम करती है कांग्रेस। कांग्रेस ये नहीं डराती कि हिंदू खतरे में, हिंदुओं सावधान हो जाओ, मुसलमान आ जाएंगे। ना हिंदू और मुसलमान कोई खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है। और मैंने कहा था 25 तारीख के बाद ये इशू गायब हो जाएगा। अब वोटर को समझदार होना पड़ेगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी डराकर वोट मांगती है वोटर को, वो देश का भला नहीं कर सकती। वोटर को तो ये पूछना चाहिए कि आप मेरे लिए क्या करेंगे, मेरी फैमिली के लिए क्या करेंगे, यूथ के लिए क्या करेंगे, मेरी कॉलोनी के लिए क्या करेंगे, मेरी नहीं उस तरह के वायदे तो बीजेपी ने भी किए ना। बीजेपी ने कहा कि 12वीं पास लड़कियों को स्कूटी दे देंगे, 2.5 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है, इसको आप हटाइए, हमको लेकर के आइए। आप ओपीएस में अपने दर्शकों को बताएं, ये ओल्ड पेंशन स्कीम है। कांग्रेस जहाँ जहाँ भी सत्ता में है या आने की कोशिश करती है वहाँ वो ओपीएस ज़रूर लेकर के आती है। और जातिगत जनगणना, यह कांग्रेस के 2 नए हथियार हैं चुनावी। मैं प्रताप सिंह जी ये जानना चाहता हूँ कि ये आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत की 2 ऐसी बड़ी योजना जैसे चिरंजीवी योजना है, उसकी बड़ी चर्चा रहती है कि चिरंजीवी योजना के चलते गुजरात, राजस्थान में अशोक गहलोत ने एक अच्छी खासी अपनी ज़मीन बनाई। ओपीएस है, ओपीएस के चलते भी आपकी पार्टी को, तो चुनावों से ऐन पहले, कुछ महीनों पहले से जो आपके अशोक गहलोत साहब ने अपनी तैयारियां शुरू की, जिसको हम रेवड़ियां कहते हैं या कुछ अलग तरह की योजनाएं लेकर के वो आए, उसके ज़रिए उन्होंने अपनी कमज़ोर होती हुई ज़मीन को वापस मजबूत किया और हासिल किया। मैं सिर्फ इस पर जा रहा हूँ, डेटा पर जो एग्जिट पोल का है। देखिए, एक बात मानकर चलना, 3 साल पहले सब योजनाएं लग गई, लागू कर दी चिरंजीवी योजना। और रेवड़ी तो मीठी होती है, रेवड़ियां है या नहीं है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पब्लिक को तो रिलीफ चाहिए ना। बीजेपी अपनी कोई एक योजना बता दे जिसमें डायरेक्ट रिलीफ मिल रहा हो पब्लिक को। पब्लिक तो महंगाई से परेशान है। देश में थ्रू आउट वर्ल्ड में आप ये देखिए, क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं करती बीजेपी गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं करती। तो बीजेपी तो आम आदमी को तो कोई रिलीफ देना ही नहीं चाहती ना। बीजेपी तो खुद की बात करती है, जनता 500 रुपए का गैस सिलेंडर कर देते हैं चुनाव के लिए, सुना करो। तो अपना खजाना आप खाली तो करते ही हैं। कर दिया ना 500 रुपए में गैस सिलेंडर,
बीजेपी को आगे बढ़कर करना पड़ा ना, घोषणा करनी पड़ी। बीजेपी कह रही कि हम 400 450 रुपए में दे देंगे, चुनाव के बाद तो दे दो ना, भी केंद्र में सरकार आपकी है, आपको तो आगे जाने की जरूरत नहीं, आप तो चालू कर देते कि पूरे देश में 400 रुपए में सिलेंडर कौन मना कर रहा है। बीजेपी का स्वागत होता और फायदा होता बीजेपी को। तो बीजेपी प्रताप सिंह जी, आप तो नेता हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अगर सरकार 400-500 रुपये गैस सिलेंडर कर दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो देश कहाँ जाएगा? आपको उसका अंदाज़ा तो है। राज्य में सरकार बनाने के लिए आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपको उसका नुकसान कितना होता है इसका अंदाज़ा तो आपको होगा ही। क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? आपको कमाल कर दिया आपने। बीजेपी ने अपने एजेंडे में कही है ये बात, आपको देश की चिंता हो गई, बीजेपी को चिंता ही नहीं है। आप कमाल कर रहे हो, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। बताओ, प्राइम मिनिस्टर घोषणा कर रहे हैं कि हम राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, और आप कह रहे हैं देश कहां पर जाएगा? बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कह रही है, फिर कहां पर जाएगा देश? ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए। वो तो आपने मजबूर कर दिया है ना, देने की पोजीशन पर है बीजेपी। आप 500 रुपए में देंगे तो 450 रुपए कहना पड़ेगा ना, आपने मजबूर कर दिया है। तो आप बीजेपी के प्रवक्ता बनकर बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं। आपने कमाल कर रहे हैं आप आपने जमीन ऐसी तैयार कर दी है कि उनकी मजबूरी हो गई है। एक पत्रकार होकर बात कीजिए ना आप, अरे प्रताप सिंह जी, मैं पत्रकार हूं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आपने उनको इस तरह से जमीन अपनी बना दी है कि वो मजबूरी। अच्छा लगेगा आप पत्रकार बन के बात करोगे, मजबूरी है। तो आज लगा कि आप शायद प्रवक्ता हो बीजेपी। प्रताप सिंह जी, हम तो बतौर पत्रकार ही अब सवाल कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि आपने इस तरह से अपनी पत्रकार आपने सवाल प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछा, बीजेपी से नहीं पूछा जब उन्होंने घोषणा की कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। मेरा कहना ये है कि कह रहे देश कहां पर जाएगा? नहीं, मेरा कहना ये है कि 500 रुपए में जब आप देने लेंगे तो वो 450 में नहीं देंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। उसका आर्थिक नुकसान चाहे जितना हो, देश को हो, राज्य को, उससे मतलब नहीं है। बात करो, आप कह रहे हैं देश कहां जाएगा? देश की चिंता आपको हो गई। आपको ये पता नहीं क्रूड ऑयल के दाम कितने कम हो गए हैं। $89 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल है इस वक्त। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम थे। तब मनमोहन सिंह जी 70 रुपए लीटर के नीचे पेट्रोल डीजल बेच रहे थे। सिलेंडर 450-400 रुपए में मिल रहा था। और आज जब क्रूड ऑयल के दाम बहुत कम हो गए हैं, तब आप 100 के पार ले गए पेट्रोल और 100 के नजदीक ले गए डीजल। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो दाम कम हो रहे हैं ना, आप दे सकते हो सस्ता। ये बात हमको करनी पड़ेगी, हमें तो ये मानकर चलना। आप अच्छा, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का जो एग्जिट पोल आया है, उसके बाद स्थितियां बदली है। और प्रताप सिंह जी, एक सवाल है। अभी हमारे एक्सपर्ट्स बहुत सारे हैं और रिजल्ट आएगा सरकार बना सकती है। एक चर्चा ये भी हो रही है कि राजस्थान में कांग्रेस के हिस्से में ये सीटों की संख्या ज़्यादा आने का अनुमान है। उसका एक कारण ये भी, कांग्रेस एक मुश्त लड़ी है। इस बार सचिन पायलट अशोक गहलोत का टकराव नहीं रहा है। इस बार गुर्जर वोट पूरा कांग्रेस की तरफ जा रहा है, मतलब ज़्यादातर। तो यह फायदा पार्टी के भीतर एकजुटता का मिल रहा है, आपको ये लग रहा है? देखिए, एकजुट होकर पार्टी लड़ी है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और जब एकजुट होकर लड़ती है तो फायदा मिलता है। कितना फायदा मिला है ये पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा तो 3 तारीख को आएगा। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऊपर वाला मदद करे, ठाकुर जी आशीर्वाद दे, और आशीर्वाद दे तो कांग्रेस की सरकार बने। हम भी ये चाहते हैं कि हम सब बड़े बहुमत के साथ जीत कर आएँ, फिर सरकार रिपीट करे और राजस्थान में हमारी योजना ऐसे ही चलकर रिलीफ देती रहे। अभी कितना रिजल्ट में बदलेगा आंकड़ा, सर्वे रिपोर्टें जो आ रही है वो तो हमारे पक्ष में है जी। प्रताप जी, रिजल्ट में पकड़ेगा 3 तारीख बताएगी, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो सर्वे रिपोर्ट आई है ये वो पूछकर एग्जिट पोल है, ये पूर्वानुमान है, सर्वे हमारे पक्ष में, और इनके आधार पर तयशुदा तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। और ऐसा लग रहा है कि जितनी भी एजेंसीज हैं उन्होंने आंकड़े कमोबेश एक से ला करके डाल रखे हैं। 3 तारीख को जो जनादेश है उसका नतीजा आ जाएगा। प्रताप जी, आपने हमसे बात की, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो पूर्वानुमान है, एग्जिट पोल हैं, वो ये कहते हैं कि वहाँ शिवराज सिंह की सरकार के बने रहने के आसार हैं। 118 से 130 सीटें बीजेपी वहाँ जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 97 से 107 सीटें हासिल कर सकती है। अब आलोक जी, एक सवाल ये है कि अगर वहाँ सरकार ये बीजेपी के है तो ये शिवराज सिंह के बूते है या शिवराज सिंह के बावजूद है? ये शिवराज सिंह प्लस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश से है। देखिए, शिवराज सिंह ने लगातार, और ये अपने आप में इतिहास है राणा जी, आप मानेंगे, 18 साल तक एक लगातार एक प्रदेश में जो राज हो, 20 भले कहना चाहिए कि 1.5 साल को होना 20 साल हो जाए, ऐसी स्थिति में फिर से आना, या जिस तरह से जो आंकड़े सारे चैनल दिखा रहे हैं, उससे लगता है एग्जिट पोल से
कि उसमें उनके लिए बीच बीच में लगता था कि उन्हें हटाया जाएगा। मीडिया में भी हम लोगों के भी बात रिपोर्ट्स आती थी, लेकिन उन्होंने अपना चूँकि लगातार जो लोकप्रियता उन्होंने बनाई काम के बल पर, और उसके साथ ब्यूरोक्रेसी को लेकर शिकायत थी, पार्टी के लोगों को शिकायत थी, और कई लोगों के टिकट बदले, उनके भी जो क्लोज लोग थे उनके भी टिकट बदले गए आखिरी समय तक। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस ढंग से कैंपेन किया और 2 लाख लोगों की ड्यूटी लगाई कि 40 लाख लोगों को संपर्क करके घर घर से लाना है। 40 लाख लोग यदि लग जाएं मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, ये जो मेरी सूचना लोगों से मिली, उनमें हो सकता है 40 में से 30 ही किया हो। हम ये नहीं कह रहे उनकी पार्टी के जो दावे हों। ये एक बड़ा कारण है जिससे कि लोगों को घर से निकालना, महिलाओं का वोट मध्य प्रदेश में राणा जी मानेंगे, ये महिलाओं का मामला है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर ही सबसे बड़ा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में आदिवासी, इसका फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र अरविंद मोदी जी, के कारण मिला है। एक ट्रेंड जरूर देखा गया कि जहां भी महिलाओं की तादाद वोटर के तौर पर ज़्यादा होती है, महिला ज़्यादा वोट करती हैं, वहां बीजेपी के हक में नतीजा जाता है। जो ओपिनियन पोल तैयार किए गए थे वो तब किए गए थे जब लाडली बहना योजना का पैसा अकाउंट में नहीं गया था। एग्जिट पोल जब आ रहे हैं तो ओपिनियन पोल एग्जिट पोल में आपको अंतर दिख रहा होगा, और बीजेपी वहाँ सरकार बनाती हुई दिख रही है। क्या आपको लगता है कि लाडली बहना योजना का एक रोल है इस तरह का जो अनुमान या आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है उसके पीछे? निश्चित रूप से अगर ये रिजल्ट आते हैं तो ये लाडली बहन योजना या उस तरह की योजनाएं और शिवराज के लिए बहुत बड़ा एक, और मैं तो मानता हूं कि शिवराज सिंह और शायद बहुत ताकतवर होकर उभरेंगे, क्योंकि चौथी लिस्ट में बीजेपी पार्टी ने उनको टिकट दिया था। उन्होंने एक तरह से मजबूर किया पार्टी को कि उनको टिकट दिया जाए। अगर पार्टी का अनुमान और हम सब लोगों का अनुमान वो झुठला के चुनाव जीतते हैं और ऐसी योजना के सहारे जीतते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। दूसरी बात महिलाओं वाली है। महिलाओं के लिए आम तौर पे पहले माना जाता था कि बीजेपी को वो वोट नहीं देती हैं, क्योंकि बीजेपी को दंगाई पार्टी मानती हैं। 1-2% वोट महिलाओं का कम होता है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ठीक उल्टी स्थिति हुई है कि महिलाओं में बीजेपी की वोटिंग ज़्यादा होने लगी बड़ी है। और अगर ये योजना है, मध्य प्रदेश की योजना तो काफ़ी पॉपुलर थी, तो इसने उस 1-2% की सीमा भी लांघी है, तभी जाके ये नतीजे आते दिख रहे हैं। रास बिहारी जी, ये बीजेपी ने तमाम दिग्गज नेताओं को उतारा, लेकिन मेरी नज़र ज्योतिरादित्य सिंधिया पर रही इस बार, क्योंकि एक इलाका जो ग्वालियर और चंबल का है उस इलाके में बीजेपी अगर बेहतर नहीं करती है तो उनके लिए भी बहुत सारे सवाल उनके आगे आके खड़ा हो जाएंगे। लेकिन जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, और मैं देख रहा था कि उन आंकड़ों में ग्वालियर चंबल के इलाके में बीजेपी अच्छा कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। तो अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हैसियत क्या हो सकती है? नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो हैसियत जो है वो अभी भी बहुत बेहतर है, और उनको जो चुनाव में तमाम इलाकों में उनकी रैलियां हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, उनके साथ पीएम ने रोड शो किया और बहुत बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो चुनाव में ये है कि सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 रैलियां की, 2 रोड शो किए। इसके अलावा लाडली बहना का भी अपना योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो है चुनाव में, जैसे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं, उसी तरह जो 8 बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरे, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हों, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हों, चाहे वो राकेश सिंह हों, चाहे वो रीति फाटक हों, चाहे वो गणेश सिंह हों, उनका भी चुनाव लड़ने का, ये केवल एक शिवराज सिंह की जीत नहीं है। अगर जीतते हैं तो ये केवल शिवराज सिंह की जीत नहीं होगी, ये पूरे भाजपा संगठन की जीत है, और इसका पूरा श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जाएगा। राहुल, अभी जो रास बिहारी जी ने कहा, मध्य प्रदेश में इतने बड़े बड़े नेता उतारे गए तो उनका भी यह आंकड़ा जो सामने मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी के हिस्से में दिख रहा है, रोल रहा है। राजस्थान में भी बड़े बड़े नेता उतारे गए, लेकिन वहाँ बीजेपी अब फाइट में है। कांग्रेस बीजेपी कुछ भी हो सकता है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में आप एक मार्जिन के साथ देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार बनती हुई दिख रही है। ये जो बड़े नेताओं को उतारना था, एक राज्य में उतना असर नहीं, दूसरे राज्य में उसका उतना असर, ऐसा कारण क्या है? देखिए, अगर ये आंकड़े सही होते हैं, इसका कारण तो मुझे ये लग रहा है कि वहाँ पे मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं पार्टी फिर भी जो है वो संगठित रूप में रही।
क्योंकि राजस्थान में अगर हम लोग देखें तो ऐसी स्थिति थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे या भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे जो है कि चुनाव लड़ा जा रहा था, हालांकि मध्य प्रदेश में भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एक तरफ अशोक गहलोत काफ़ी सामने में, देखिए भारतीय, हालांकि कांग्रेस ने उन्हें भी नहीं कहा है, लेकिन जहाँ पे भी पोस्टर बैनर जो कुछ भी लगे वो सीधे सीधे पूरा चुनाव कांग्रेस के जो है कि वो अशोक गहलोत के नेतृत्व में था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कन्फ्यूजन की स्थिति थी और तमाम जो लोग हैं, 7-8 लोग जो उनके वरिष्ठ लोग हैं जो राजस्थान से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वो लोग मुख्यमंत्री के ओलंपियाड में शामिल हो रहे हैं। तो अलग अलग लोगों के नाम आ रहे थे। तो उसमें हमें लग रहा है कि मीडिया का ध्यान तो ज़्यादा केंद्रित रहा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद के ऊपर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो गुटबंदी चल रही थी उसका नुकसान कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। और यही कारण है कि जो वही रणनीति मध्य प्रदेश में चल रहा है तो आपको सफलता मिल रही है, लेकिन राजस्थान में वो वही परिणाम देने में असफल हो जा रहा है। लेकिन अभी भी देखिए कई सारे जो मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं, देखिए मैं जो ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में मैं अभी शिवराज सिंह चौहान को सुनाना चाहता हूं। ये जो एग्जिट पोल आए हैं, सभी नेताओं की नजर रहती है कि एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत हद तक एग्जिट पोल के आसपास ही नतीजे हो जाते हैं। इसलिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जिट पोल आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आंकड़े देखने के बाद उन्होंने क्या कहा, आप इसको सुनिए। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। अनुजा, एग्जिट पोल जो कह रहा है वो जन भावनाएं हैं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, लेकिन अनुजा कपूर को लगता है कि राजस्थान में भी ऐसा ही होना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में ऐसा ही होगा, तेलंगाना में भी ऐसा होगा। मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उनका कारण आप क्या मानती हैं? शिवराज सिंह चौहान को आपने हटा दिया, चेहरे के बगैर आप गईं, उनको बार बार कहना पड़ा कि बताओ मामा को मुख्यमंत्री बनाओ कि नहीं बनाओगे, मामा को देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, लाडली बहना योजना का पैसा गया। ये जो आंकड़ा है बीजेपी वहाँ फिर से सत्ता में, कारण क्या अशोक गहलोत जी वापस आएंगे और सीएम बनेंगे, इसका आंकड़ा आपके नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। बात नहीं, मैं भी वही बता रही हूँ। मैं भी आपको कंपैरिजन ही बता रही हूँ। आपको लगता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बड़े लोग नहीं है कांग्रेस में? हाँ, सब लोग उतारने का क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आती ये बात, हमेशा से बात आती, सबको उतार दिया। उतारने का क्या मतलब है? हमारे में एक एक बंदा उतर सकता है, सब में क्षमता है कि आप लोग भाजपा के लोगों को हल्के में लेते हैं। नहीं, ये कभी नहीं कहा। बीजेपी चुनाव लड़ती है, पूरी ताकत से लड़ती है, तैयारी से लड़ती है, और बीजेपी ने लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का। कह रही हूँ राणा जी, दिग्विजय सिंह जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? राजस्थान, छत्तीसगढ़, अच्छा, तो है ही। अभी एक दिग्विजय सिंह का बयान सुन लेते हैं अनुराग, फिर हम आते हैं आपके पास। स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की, और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। शिवराज सिंह चौहान अपने अपने दावे हैं, और जहां कहीं भी एग्जिट पोल मन मुताबिक नहीं होता है वहां कोई कारण बनाया जाता है, और जहां मन मुताबिक होता है तो कहा जाता है कि नतीजा ऐसा ही आएगा। लेकिन 3 तारीख का इंतज़ार हिंदुस्तान करेगा। छोटे छोटे, मेरे पास 2 मिनट बचा हुआ है। आलोक जी, पहले आपसे, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी आती है तो शिवराज सिंह को कमान मिलेगी या बनी रहेगी उनके पास? देखिए, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी और भी दी जा सकती है, क्योंकि विकल्प खुले हुए हैं, और जिस तरह के संकेत दिए गए उससे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा गुजरात में तो पूरा मुख्यमंत्री बदल दिया चुनाव से पहले, तो यहाँ भी मुझे तो लगता है कि कोई भी सरप्राइज़ देखने पर आश्चर्य नहीं होगा, और शिवराज सिंह जी को
अरविंद जी, लेकिन शिवराज जी ने लगातार अपनी इच्छा जताई है, उनके भीतर एक बेचैनी है कि अगर सरकार हमारी बनती है तो हमको हटा करके कहीं और ना भेजा जाए, ये सरकार हमारे पास ही रहे। और उसकी सफाई देने में मुश्किल होगी। हटाने को तो हटा ही दिया था, करीब करीब ये फैसला हो ही गया है, लेकिन अब अगर हटाएगी जीतने के बाद तो बड़ा एम्बेरसमेंट होगा और सफाई देने में मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे, कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री होगा। और क्योंकि ये पहले से ही तय था कि ठीक है, उनको किन्हीं कारणों से हटाया नहीं गया, लेकिन ये बार बार। राहुल राणा सर, हमें तो लग रहा है कि अभी उनको हटाने की तो भारतीय जनता पार्टी ने और विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने पूरी तैयारी कर ली है। यही कारण है कि हम लोगों ने देखा उनका कई संबोधन भी, जहाँ पे वो जनता से भी गुहार लगा रहे हैं, वो तो उनको हटाने की पूरी तैयारी है। लेकिन अभी हम लोगों को थोड़ा 3 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे में। एक छोटा सा जवाब मयंक आपसे, और राकेश शेट्टी जी भी हैं। मयंक, मैं जानना ये चाहता हूँ कि तेलंगाना में यह जो सरकार बदल रही है और कांग्रेस वहाँ आती हुई दिख रही है, कारण क्या लग रहा है? एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा कारण है वहाँ पे, उसके अलावा और कोई कारण नहीं दिखता। चंद्रशेखर राव की सरकार ने काम ठीक नहीं किया, बिल्कुल लोगों में नाराजगी है। राकेश जी, आपको क्या कारण लगता है? तेलंगाना में एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार बड़ा कारण है, और जो कांग्रेस की सरकार बन रही है, भारत जोड़ो यात्रा, ये बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। कांग्रेस का वहाँ पे संगठन रिवैम्प हुआ, और वहाँ के जो लीडर है रेवंत रेड्डी, उनका पॉपुलैरिटी वहाँ का कारण बनेगा। मुझे लगता है कि आपने दोनों तीनों कारण बहुत ही दुरुस्त बताए हैं, और ये एक बड़ी वजह है वहाँ कांग्रेस के लिए हवा बनने में। और ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, ये नतीजे नहीं हैं, ये अनुमान हैं। अनुमान के आसपास नतीजे आ जाया करते हैं, और इसी पर हमने चर्चा की। हमारे सभी मेहमान जुड़े रहे और आप हम सबको सुनते रहे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंडिया न्यूज़ पर अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।